Welcome you all once again. Myself Pransu Kumar Pathak, and today the topic of discussion is nanodrop. So dear friend, I have a topic for you and we will discuss here about nanodrop, and I will also give you some basic difference between 200 and 100 C difference between these two nanodrops. So this is advanced version of nanodrop by Thermo Scientific. So dear friend, why we need nanodrop? Basically the principle of nanodrop is same as Lambert's law. जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी नैनोड्रॉप हो, कोई भी चीज़ हो, किस चीज़ पे बेसिकली काम करता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का जो बात हम करते हैं वो हमेशा किसके बेसिस पे काम करता है? लैम्बर्ट्स लॉ पे काम करता है। और यह बेसिकली बहुत ही कम वॉल्यूम, अगर आपके पास सैंपल की जो वॉल्यूम है वो बहुत कम है तब पर भी आप उसमें प्रेजेंस को बता सकते हो। जैसे यूवी विजिबल हो गया, इसमें भी आप ओडी ले सकते हो पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, बट प्रॉब्लम क्या होगी इसमें कि इसमें आपका जो सैंपल वॉल्यूम है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो वाई वी प्रीफर नैनोड्रॉप? बिकॉज व्हेन द सैंपल अमाउंट इज वेरी लेस, if your sample is very less, then you will go for nanodrop. Okay, so this is the basic difference between previous nanodrop and nowadays nanodrop. ठीक है, अभी और भी कई तरह के एडवांसमेंट नैनोड्रॉप में आ गए हैं। आप एक साथ कई सैंपल्स को भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। बेसिकली आई विल गो फॉर नैनोड्रॉप। एंड बेसिकली हम लोग कैसे डीएनए का कंसंट्रेशन, आरएनए का कंसंट्रेशन जब हम ले रहे होते हैं तो क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है और क्या क्या कभी कभी हम इडियोटिक मिस्टेक्स करते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। ठीक है, चलिए। तो डियर फ्रेंड, टू अंडरस्टैंड फर्स्ट वी हैव टू नो द सम बेसिक थ्योरी बिहाइंड दिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेशियो ऑफ 260/280. सो द रेशियो ऑफ 260/280 बेसिकली हम ऐसा लेते क्यों हैं? क्योंकि हम पता कर रहे होते हैं कि 260 क्या होता है? डीएनए का एब्जॉर्प्शन, ओडी जो होता है, एब्जॉर्बिंग स्पेक्ट्रा जो होता है किसी भी न्यूक्लियोटाइड का, 260 पे होता है। ठीक है, 260 नैनोमीटर पे न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक किस रेंज में आता है? यूवी रेंज में आता है। ठीक है, नाउ द सेकेंड रेंज इज ऑफ प्रोटीन। सो प्रोटीन में आप जानते होंगे कि ट्रिप्टोफान, टायरोसिन, है ना, ट्रिप्टोफान, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। बेसिकली ये तीनों अमीनो एसिड क्या हैं? बेसिकली फ्लोरेसेंस को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस कहाँ पे आती है? इन्हीं मतलब कि तीन अमीनो एसिड के कारण कोई भी प्रोटीन क्या करता है? फ्लोरेसेंस शो करता है। तो 280 नैनोमीटर पे बेसिकली वेवलेंथ जो हमें मिलता है वो किसका मिलता है? और इन्हीं अमीनो एसिड्स का आपको वेवलेंथ दिखाई देता है। तो 260/280 रेशियो आपको क्या देगा? योर न्यूक्लिक एसिड वर्सेस प्रोटीन कंटामिनेशन। तो 260/280 हमें क्या बताता है कि हमारे सैंपल में कितना प्रोटीन मॉलिक्यूल डिजॉल्व है। ठीक है, या 280 पर एब्जॉर्ब करने वाले नियर बाई जो प्रोटीन होंगे, जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है साफ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द रेशियो इज 1.8 इज जनरली एक्सेप्टेड फॉर प्योरिटी ऑफ डीएनए एंड 2 फॉर प्योरिटी ऑफ आरएनए। अगर आपका डीएनए है तो आपका 260/280 का रेशियो 1/8 होगा, 1.8 होगा। और 2 और मोर देन 2 कब होगा? जब आपका सैंपल क्या होगा? आरएनए का होगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू मेंशन इन योर माइंड। ना, बेसिक फंडा है कि जब डीएनए होगा तो 1.8 आएगा आपका रेशियो, और जब आरएनए होगा तो रेशियो कितना आएगा? 2.0। ठीक है, ये प्योरिटी बताएगा आपका क्या? आरएनए और डीएनए के बीच में। इफ द रेशियो इज, है ना, लोअर दैन दिस, आइदर लोअर और अपर लिमिट में भी हो सकता है 1.8 से कम जाए या 1.8 से ज़्यादा चला जाए। तो जैसे ही 2 से ऊपर जा रहा है इसका मतलब साफ है कि द कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए इज कंटामिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ आरएनए। अगर आप आरएनए ट्रीटमेंट नहीं करते हो डीएनए में तो आपका ये हो सकता है कि 260/280 का रेशियो हो वो क्या हो? 2 से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आरएनए भी प्रेजेंट है। अगर आप आरएनए ट्रीटमेंट देते हो डीएनए सैंपल में तो आपका क्या होगा? डीएनए खत्म हो जाएगा। उसी तरह वाइस वर्सा अगर आप आरएनए आइसोलेट करते हो तो वहाँ पे आप क्या ट्रीट करोगे? DNase1 डालोगे। ठीक है, क्या डालोगे? DNase1। DNase1 क्या करेगा? पूरा डीएनए हटा देगा, जो बाकी जो प्योर आरएनए है
वो आपका रीड करके आपको सैंपल में दिखाएगा। तो बेसिक फंडा क्या है, जब आप आरएनए आइसोलेट करते हो तो डीएनए ट्रीटमेंट देते हो, और जब आप डीएनए आइसोलेट करते हो तो आरएनए ए देते हो। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये आपको दिमाग में रखना है कि कैसे हम डीएनए आइसोलेट करते हैं। दिस टॉपिक इज नॉट गोइंग आई एम नॉट गोइंग टू कवर हाउ टू आइसोलेट डीएनए और आरएनए, वी आर जस्ट फोकसिंग हियर हाउ टू interpret the data which we found from the nanodrop. Okay, so dear friend, so spectrophotometer की जो बात है, जब भी हम आप देखते हैं तो कंटामिनेंट्स जो आपको दिखाई देते हैं वो नियरली अगर 280 के आसपास कोई भी मॉलिक्यूल होगा, अगर 280 के आसपास आपके सैंपल में प्रेजेंट है तो वो भी क्या होगा, डिटेक्टर के थ्रू क्या होगा, डिटेक्ट होगा। तो जब वो डिटेक्ट होगा तो वो चीज़ क्या होगी, वही आपके जो पर्टिकुलर जो सैंपल है वो आपको कंटामिनेशन शो करेगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 260/280 रेशियो चेंज ना, ये जो रेशियो है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, कब, जब आप स्टैंडर्ड क्यूबिट जब आप बदलोगे तो भी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में भी क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। तो अब एक किन किन बातों पे निर्भर करता है, उसके लिए पहले हम इस स्लाइड को क्या करते हैं, थोड़ा इरेज करके क्लीन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है जो कि 260/280 रेशियो को अफेक्ट करता है वो है चेंज इन द सैंपल एसिडिटी। ओके, अगर आपका सैंपल एसिडिक नेचर का है तो प्रॉब्लम होगी। क्या होगा, यहाँ देखिए, एसिडिक अगर होगा तो वो क्या होगा, अंडर रिप्रेजेंट करेगा रेशियो बाई 0.2 से 0.3 के बीच में आपको वैलेंस मिलेगा। ओके, और अगर इसमें कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वह निगेटिव वैल्यू शो करेगा 0.2 से -0.3 तक। ठीक है, ये जो पेपर है, इस पेपर से अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो आप इस पेपर को फॉलो कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आई बात। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दिमाग में याद रखना है वो क्या है, वेवलेंथ एंड एक्यूरेसी ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। वेवलेंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। शिफ्टिंग जो होती है वो भी इन कंटामिनेंट्स के कारण होती है, क्योंकि एब्जॉर्ब होगा तो सुपर शिफ्ट होगा, और पार्टिकुलरली क्या होगा, जो आप जो कर्व देखते हो, जो बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व होता है वो क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। और किस तरफ शिफ्ट करेगा ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ एक्यूरेसी पे भी बहुत ज़्यादा हम फोकस करते हैं। अक्सर आप देखते होंगे कि आजकल जो भी नैनो ड्रॉप आप लेते हो तो वो क्लेम करते हैं नैनो ड्रॉप, जो भी एजेंसीज आपको जैसे थर्मो साइंटिफिक है और भी बहुत सारे अप्लाइड बायोसाइंस है, ये सब क्या कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हमारी जो एक्यूरेसी है 1 नैनोमीटर वेवलेंथ की एक्यूरेसी है। मतलब कि 1 नैनोमीटर के वेवलेंथ पे भी हमारा क्या होगा कि मॉलिक्यूल को डिपिक्ट करके उसे अलग कर देगा, तो ए एक्यूरेसी करेगा। ठीक है, तो ए एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ड्यूरिंग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर नैनो ड्रॉप रीडिंग डिटर्मिनेशन। ओके, सो लेट कम्स टू द जनरल परसेप्शन। जब आप देखते हो, चाहे डीएनए जब आप लेके जाते हो, तो बेसिकली डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड these न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन नाइट्रोजनस बेस। These bases are guanine, adenine, cytosine, thymine and uracil. But adenine and uracil, the ratio of 260/280 is for adenine it is 4.5 and 4 for the uracil. So this is again very important difference for RNA sample and DNA sample. Okay, so uracil क्या होता है, ज़्यादा हैवियर होता है, तो ये एक फैक्टर क्या करता है, काम करता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, 260/280 रेशियो फॉर न्यूक्लिक एसिड being studied will be approximately equal to the weight of 260/280 ratio, है ना, of these 4 represented न्यूक्लियोटाइड्स। ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है फॉर डीएनए एंड आरएनए। तो आप देख रहे हैं ड्यू टू द हायर रेशियो ऑफ यूरासिल एज कंपेयर टू द थाइमिन, सो आरएनए विल टिपिकली हैव हायर 260/280 रेशियो। आप देखते हैं ना, डीएनए के कितना आता है 1.8, आरएनए का कितना आता है 2.0। वाई, बिकॉज यहाँ पे मेंशन मैंने किया है आरएनए will typically have higher 260/280 ratio due to higher ratio of uracil as compared to the thymine. थाइमिन की जगह पे क्या है, क्या मिलेगा आपको, यूरासिल मिलेगा, है ना। थाइमिन है तो वो आपको थाइमिन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, यूरासिल मिलेगा आरएनए की जगह पे।
तो RNA जब थाइमीन का क्या है रेशियो 1.48 और इसका कितना है, देखो यूरासिल का कितना है 4, तो डिफरेंस आपको क्रिएट होगा ना। इसीलिए जो 260/280 का रेशियो RNA की क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये पॉइंट आपको शायद आज पहली बार पता चला होगा, मुझे भी बहुत टाइम से मुझे ये चीज़ें पता चली, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि आप लेट ना हो अपने लाइफ में, हर चीज़ को आप सही टाइम पे जानो। तो गुड लक, बाय। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic of discussion is 260/230। अब ए क्या है, चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ 260/280। अब 260/230 का रेशियो क्या हमें बताएगा, कि दिस इज द सेकेंड मेजर ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्योरिटी। पहला मेजर क्या था 260/280, इट इज फॉर बेसिकली प्योरिटी ऑफ DNA वर्सेस प्रोटीन और फिनॉल्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, व्हाट इज 260/230। तो ये सेकेंड मेजर है न्यूक्लिक एसिड प्योरिटी के बारे में बताना। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो 260 जो है, ये पॉइंट आप दिमाग में हमेशा बैठा लीजिए, द 260/230 वैल्यू फॉर प्योर न्यूक्लिक एसिड्स आर ऑफन हायर देन रिस्पेक्टिव 260/280 वैल्यू। क्या है कि 260/280 जो वैल्यू होगा वो उससे 260/230 का वैल्यू क्या होगा, ए वैल्यू क्या होगी, हायर होगी इन कंपेरिजन टू दिस। ए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में याद रखना है। अगर ऐसा नहीं पैटर्न फॉलो हो रहा है तो देयर इज ए चांस ऑफ सम कंटामिनेशन, है ना। इफ द रेशियो इज अप्रेसिवली लोअर देन द एक्सपेक्टेड वन, देन मे कैन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कंटामिनेंट व्हिच एब्जॉर्ब द वेवलेंथ एट 230। वहाँ क्या था 280, तो 230 पर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली बहुत हिंडर करते हैं जब आपके सैंपल में कार्बोहाइड्रेट होंगे डियर फ्रेंड। ओके, सो दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी कैन एनालाइज द इंटरप्रेटेड डेटा। सो दिस अगेन क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड। सो गुआनिडीन HCl हम बेसिकली यूज करते हैं DNA आइसोलेशन के लिए, और इसका सेम एब्जॉर्बेंस पॉइंट होता है एज लाइक कार्बोहाइड्रेट। तो ये भी क्या करेगा, अगर इस सैंपल में आपका प्रेजेंट होगा तो आपका सैंपल वो क्या करेगा, इम्प्योर करेगा, ठीक है। दूसरा, आप EDTA यूज करते हो, कार्बोहाइड्रेट यूज करते हो, फिनॉल यूज करते हो, ये सारी चीजें क्या होती है 230 पर भी क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब होती है। और जो ट्राई रिएजेंट हम RNA में जो यूज करते हैं, ट्राइजॉल, हम आई विल डिस्कस whenever I will discuss about RNA isolation or DNA isolation, then I will discuss about these things। और basically ट्राइजॉल, how will you prepare ट्राइजॉल in your lab, कैसे आप ट्राइजॉल लैब में ही बना लोगे, ठीक है। ऐसे लोग खरीद के लाते हैं मार्केट से, आप लैब में ही बना सकते हैं इसको, ये बहुत ही इजी सैंपल है। तो इसमें क्या होता है, EDTA है, कार्बोहाइड्रेट है, फिनॉल है, दिस ऑल आर बेसिकली व्हाट दे आर एब्जॉर्बिंग एट द सेम वेवलेंथ, दैट इज द 230। सो अगर उसके नियर बाई में कुछ होगा तो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब करेगा और वो फिर क्या होगा, आपको डिपिक्ट होगा, और उसके कारण क्या होगा कि आपका जो रेशियो है वो हिंडर होगा और सही से आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखने की कोशिश करो। पहला जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, ये पुराना नैनो ड्रॉप है 10th AC वाला 1000 C पे, पहले ऐसे ही यूज होता था, एक एग्जाम्पल आपको लिखना पड़ता था। अब एडवांस वर्जन है जिसे ए कहते हैं, ठीक है। इसका फिगर भी हम आपको जो दिखा दिया है शुरू में ही, मैंने आपको बताया दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप कहिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर आपको ये दोनों के बारे में अलग अलग कोई वीडियो चाहिए तो आई विल मेक वीडियो फॉर दैट, बिकॉज इन माई लैब दिस वन इज अवेलेबल राइट नाउ, सो आई विल मेक फॉर यू, ओके, वीडियो आई कैन मेक फॉर यू, ओके। सो स्पेक्ट्रल का अगर आप देखेंगे तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब में आएगा, और रेशियो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आएगा, जो मतलब कि जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो अगर आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। आई विल गिव यू सम इमेज पिक्टोरियल लैब जो हम करते हैं लैब में, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ताकि आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, आप किसी चीज़ को समझें। अब सेकंड में आप देखो, सेकंड फिगर में क्या है कि फिगर 2, ध्यान से फिगर 2 को देखो, फिगर 2 कहाँ है, ए है, ठीक है। फिगर 2 में क्या कर रहा है, EDTA है, कार्बोहाइड्रेट है और फिनॉल है, दीज ऑल आर ऑब्जॉर्बिंग एट 230। तो 230 पे ऑब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या हो रहा है, ऐसा
आपको दिख रहा है, ठीक है। ये अगेन बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है, तो ये आपको समझना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है कि अब ये ट्राइजॉल है, ठीक है, ट्राइजॉल है, तो ट्राइजॉल क्या करता है 230 और नियर आउट ये 270 के आसपास नैनोमीटर के वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको नहीं मिलेगा, आपको इस तरह से पीक मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, प्रॉब्लम हैं, आप फेस करोगे और ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हम कैसे कम्बैट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम आइसोलेट कर रहे होते हैं तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लीजिएगा, तो ये सब कंटामिनेशन क्या होगा आपको कम से कम दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, सो डियर फ्रेंड, नाउ my point of discussion is the shifting of the band. So how DNA is shifted? You know, normal peak is somehow this A, red वाला जो कि DNA का है, नॉर्मल जा रहा है 260 पे, क्या हुआ, डिपेक्ट हो गया। नाउ इट विल शिफ्ट। अब आप देखो जब फिनॉल है, ठीक है, तो ये शिफ्ट कर गया किधर, इधर 270 के आसपास, ठीक है। और जब ग्वानिडियम आइसोथायोसाइनेट होता है डीएनए में, या ग्वानिडियम का कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो शिफ्टिंग होगी, मगर उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब कि वो इफेक्ट नहीं करेगा, उससे आप काम कर सकते हो। बट जितना ज़्यादा आप प्योरिटी रखो, सैंपल को जितना प्योर रखोगे, उतना ही आपका क्या होगा, एक्सपेरिमेंट्स क्या होगा, उसमें फिडेलिटी होगी और आपका जो एक्सपेरिमेंट होगा वो रिप्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो दैट इज अगेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन। सो पॉइंट टू बी नोटेड, आप क्या को दिमाग में नोट करके रखना। तो पहला पॉइंट है द रेशियो ऑफ 260/230, दिस रेशियो, लोअर रेशियो विल शो कंटामिनेंट्स विच एब्जॉर्ब व्हाट 230 नैनोमीटर वेवलेंथ और लेस। और सेकंड पॉइंट क्या है 260/280, ये भी है, तो एक कंटामिनेंट भी बताएगा, और इसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें और आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, दिमाग आराम से रखना है और चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो नाउ आई वांट टू शो यू सम माय ओन डेटा। सो डियर फ्रेंड, एज यू कैन सी हियर, जब भी आप आरएनए आइसोलेट करोगे तो दो फैक्टर जो होगा यहाँ पे 40 होगा। जब भी आप डीएनए आइसोलेट करोगे तो ये फैक्टर आपको 50 दिखाई देगा। This again a major difference to understand the ratio of DNA versus RNA. इसको आगे चल के हम क्लियर करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी आप RNA क्लिक करोगे तो फैक्टर क्या आएगा, 40 आएगा। जब आप DNA आइसोलेट करोगे तो फैक्टर क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। यहाँ पे somehow जो भी सैंपल है, ठीक है, वो सही माना जा सकता है, बिकॉज जो इसका रेशियो है 260/280 कितना है, 2 है। RNA है तो 2 है, बिल्कुल सही है। और ये समहाउ चलेगा, इतना चलेगा 260/230, अगर 2 के करीब है तो वो चलेगा। एंड देख सकते हैं आप कंसंट्रेशन कितना है पर माइक्रोलीटर, 700 इतना नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर। सो दिस सैंपल इज रियली वेरी गुड। सो यू कैन डू वट एवर यू वांट, cDNA बनाना हो या और भी कुछ बनाना हो तो इजिली इससे बन जाएगा, ठीक है। नाउ जस्ट फॉर योर मेकिंग यू सो क्लियर, so this is nanodrop 2000 versus 2000C। सो इसमें क्या है, आप सबसे पहले क्या करोगे, न्यूक्लिक एसिड आपको लेना है तो न्यूक्लिक एसिड पे क्लिक करोगे। देखिए प्रोटीन है, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नैनो ड्रॉप पे जाकर के हम न्यूक्लिक एसिड का ही ले सकते हैं। नैनो ड्रॉप का बहुत बड़ा यूज है, चाहे वो बायोमोलिक्यूल के फील्ड में आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं नैनो ड्रॉप्स को। तो इसके लिए आप पहले से अपने माइंड को सेट करके रखिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये डीएनए और आरएनए को करना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ब्लैंक लोड करोगे, ठीक है। करना लोड योर ब्लैंक सॉल्यूशन एंड प्रेस द ब्लैंक बटन। जैसे ही आप ब्लैंक पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आप करोगे क्या कि ब्लैंक पे क्लिक करोगे। तो सबसे पहले जो इसमें और इसमें अंतर क्या है, तो जब आप रूटीन वेवलेंथ करोगे तो सबसे पहले इसमें वाटर आपको यूज करना पड़ेगा फॉर कैलिब्रेशन। बट यहाँ पे वो जो स्टेप था वो हट गया,
ठीक है, यहाँ पे आपको वाटर यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लैंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो मीजर वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो दिखेगा, अदरवाइज मीजर का ऑप्शन आपको नहीं दिखाई देगा। देखिए मीजर का जो ऑप्शन है कट गया यहाँ पे, तो मीजर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये ब्लैंक है। ठीक है, अब क्या ना, लोड योर सैंपल एंड प्रेस टू मीजर, प्रेस द मीजर बटन। सबसे पहले आपको क्या दिखा रहा था कि ब्लैंक आप कीजिए, तो सबसे पहले जिस चीज में आपका सैंपल डिजॉल्व होगा आप उसमें क्या करेंगे, उससे ब्लैंक आप ले लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो फैक्टर है भैया 50 है। क्यों यहाँ पे 50 है, बिकॉज दिस इज डीएनए। सो अगर कोई डीएनए निकाल रहा है तो फैक्टर 50 होगा, और अगर आरएनए निकाल रहा है तो फैक्टर कितना होगा, कितना होगा, तो फैक्टर जाकर के होगा आपका क्या, 40। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्यूरिटी कम है, देख रहे हैं 1.8 तो है, तो डीएनए है, लेकिन ए जो है 260/230 रेशियो, देखिए कितना कम गया है। इसका मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट और अदर चीज जो है, सो सॉल्ट्स जो है बेसिकली इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए इसका कर्व क्या हुआ, ऐसे नॉर्मल नहीं गया। ठीक है, ये ऐसे गया। ठीक है, तो ये सैंपल आप इससे काम कर सकते हो, नो डाउट। अगर डीएनए तो आप पीसीआर वगैरह आराम से लगा सकते हो, बट जब आप और भी कोई हाई लेवल जब प्रोमोटर और सीक्वेंसिंग की बात करोगे तो सीक्वेंसिंग में ये जो आपका पार्टिकुलर जो भी सैंपल है इसका यूज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलिए। सो अगर इस तरह से आता है तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है, यू नो, जब भी आपका इस तरह से रिजल्ट आता है, जब आपके लायक कोई रिजल्ट नहीं आता तो आप अक्सर फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे अब ए देख लो, यहाँ पे अब कंसंट्रेशन है 10.1, अब इतना लो कंसंट्रेशन पे हम क्या कर सकते। ठीक है, तो ए नहीं, अगर डीएनए चलो इससे पीसीआर तो हो जाएगा, 20 माइक्रोलीटर में लिए हैं तो पर रिएक्शन कहता है, लिटरेचर में कहता है 10 पिकोग्राम इज एनफ फॉर पीसीआर, बट आई कैन से 50 to 100 नैनोग्राम इज मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर नैनोग्राम पर माइक्रोलीटर फॉर, अगर इतना है पर रिएक्शन तो आपका पीसीआर रिजल्ट आ जाएगा। अगर इससे कम है रिएक्शन में तो मे बी आपका बढ़ना। ठीक है, तो ये बहुत ही कम है, और इस तरह से जब आपका रिजल्ट आता है तो सोचिए आप क्या सोच सकते हैं अपने बारे में। ठीक है, ऐसा होता है, मेरा ही एक्सपेरिमेंट्स है तो मैं आई कैन अंडरस्टैंड। ओके, सो अब आप बात कर लो। ठीक है, तो ये सब है कि इससे आप काम कर सकते हो, लेकिन आप देख सकते हो कि कंटामिनेशन कितना है ना। सो कंटामिनेशन विल हिंडर योर एक्सपेरिमेंट्स, सो माइंड इट। ओके, सो अगर इस तरह से होता है तो रियली आपके मन जो है ना, मन और दिमाग दोनों काम करना बंद कर देगा। इसलिए मैंने आज मैं जो भी गलती किया सोचा कि आपके बीच में रखूं। ठीक है, मैंने आज बहुत बड़ा गलती किया, और ये चीज़ किसी भी व्यक्ति से होता है। जब आप आउट ऑफ माइंड रहोगे तो ऐसा कर सकते हो। तो जब भी आप लैब में रहो तो बी प्रेजेंस रहो, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना हमेशा ज़रूरत है। तो आप दिमाग से प्रेजेंट रहो लैब में। ठीक है, ये सारा वही है। ठीक है, अब मेन जो मुझे बताना है आपको वो है इस okay, see, this is RNA sample and this is really very good, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। एक सैंपल छोड़ दिया जाए जहाँ पे कंसंट्रेशन है this is very bad, this particular sample is really bad. Why this is bad? Because 260/230 ratio is 1.5 and the concentration is only 9.7, so you cannot go for cDNA synthesis. cDNA synthesis जब हम करते हैं तो मिनिमम 1 माइक्रोग्राम नैनोग्राम में से आप 1 माइक्रोग्राम से आप cDNA बना रहे हो, तो ये बहुत ही हाई अमाउंट है। ठीक है, तो इतना कम से कम माइक्रोग्राम नहीं है, और इसमें तो कभी पॉसिबल ही नहीं। 20 माइक्रोलीटर में हम किसी भी चीज़ को डिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस एंड कॉन्स हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप क्या करो, फ्रस्ट्रेट नहीं होना, ऐसे सैंपल्स अक्सर लाइफ में मिलते हैं, लेकिन बाकी इसको छोड़कर आप जब देखोगे तो दिस इज रिलेटिवली रियली गुड। आप देखो 260/230 का रेशियो कितना है, हमेशा ए वाला रेशियो इधर वाला क्या है, ज़्यादा मिल रहा है ना। सो दिज ऑल सैंपल्स आर रियली गुड। ठीक है, समझ में आया। सो
दिस ऑल सैम्पल्स RNA सैम्पल्स आर गुड। बट हुआ क्या मेरे से आज, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप भी समझो, और इसीलिए आज मैंने वीडियो लेके आया आपके पास। RNA का फैक्टर क्या होता है, 40 होता है, और DNA का फैक्टर क्या होता है, 50 होता है। पहला फैक्टर है जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड कंसंट्रेशन को क्या करता है, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। हुआ क्या, हमने सैंपल किया, सब लोड किया, ब्लैंक पे क्लिक किया, और आई फॉरगेट टू चेंज, डिफॉल्ट में वो DNA लेकर के रखता है, ठीक है। जब न्यूक्लिक एसिड आप क्लिक करते हो तो डिफॉल्ट में वो DNA लेगा, ठीक है, DNA ही रहेगा, तो DNA का फैक्टर होगा 50। तो उसी पे मैंने पूरा RNA के सैंपल का क्या किया, निकाल लिया। ओके, चलिए दिखाते हैं कैसे किया, ठीक है। ये लो, ये हो गया भैया, मैंने सारा निकाला, देखो सेम आ रहा है ना, लगभग सेम कंसंट्रेशन ये भी आ रहा है, देख रहे हैं। जब मैं निकाल रहा, देखो DNA 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 है ना, और यहाँ पे अचानक मुझे आता है आई एम आइसोलेटिंग RNA, हाउ आई एम यूजिंग द सैंपल ऑन DNA on factor 50. So this click, suddenly this click in my mind, and I 1 microliter of each sample I destroyed. तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं यह वीडियो बेसिकली आज आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। ये आप हमेशा ध्यान में रखना इस बात को, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ये है RNA का सैंपल और ये है DNA का सैंपल। सेम सैंपल में मैंने RNA मेजर किया है, तो जब आप RNA मेजर करोगे तो कंसंट्रेशन कितना आ रहा है, 1605, और DNA कितना आ रहा है, 2200। ये इतना डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि जब भी आप DNA को मेजर करते हो तो फैक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो कंसंट्रेशन में क्या आपको दिखाई देगा, ज़्यादा दिखाई देगा। और RNA का फैक्टर क्या होता है, 40 होता है। इसीलिए RNA का जब भी आप एक ही सैंपल में गलती करके देखना, ठीक है, ये मैंने किया, मैंने ऑब्जर्व किया, आप भी ऑब्जर्व करना और मुझे बताना कि आपको ऐसा मिलता है कि नहीं, ठीक है। तो एक ही सैंपल था, दोनों को, एक मैंने DNA पे लिया, एक को RNA पे लिया, तो RNA का कंसंट्रेशन क्या बताया, कम बताया, और DNA का कंसंट्रेशन क्या बताया, ज़्यादा बताया। तो इस तरह से क्या है, आपको याद रखना है कि जब भी DNA गलती से RNA का सैंपल आप DNA पे मेजर करोगे तो DNA का कंसंट्रेशन अक्सर ज़्यादा बताएगा इन कंपेरिजन टू RNA ड्यू टू दिस फैक्टर्स। फैक्टर दिमाग में हमेशा याद रखना, तो यही है जो इम्पॉर्टेंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये RNA सैंपल था, नहीं कि DNA। तो जब भी आप लैब में रहो तो आप अपना दिमाग को बिल्कुल फोकस करके रखो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर, बाय, टेक केयर। सो एक गलती मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूँ, ठीक है। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय, टेक केयर।